पहले तुम्हें क्या करना है, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलो ट्राई। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ वाले इंफॉर्मेशन को ऊपर वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्मेट में। चलो टेल मी फास्ट, क्या हो सकता है? यस, चलो 20% of total employees are females. Okay, so 20% are females. 40% of them are married. इनमें से 40% married. Okay, 30 female workers are not member of trade union. 30% नहीं है ये, 30 फीमेल्स है। परसेंट बोला है क्या? नहीं, 30 females not members of trade union, of trade union. Compared to this, out of 600 male workers, मतलब टोटल मेल वर्कर्स कितने हैं? 600 है ना। सो मेल वर्कर्स कितने हो गए? 600. 500 were the members of trade union. 500 males. Members of trade union. Next, 50% of male workers were married. मतलब इनमें से 50% क्या है? मैरिड है। ठीक है, अनमैरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉइज, देखो थोड़ा डेंजर इंफॉर्मेशन। अनमैरिड नॉन मेंबर, अनमैरिड नॉन मेंबर, अनमैरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉइज कितने हैं? 60.
एंड ये 60 कैसे आ रहा है अपन को? 10% ऑफ टोटल, 10% ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉइज। ठीक है, नेक्स्ट, अनमैरिड नॉन मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज। अनमैरिड नॉन मेंबर्स कितने हैं? 80% नहीं है वो। अनमैरिड नॉन मेंबर्स कितने हैं? 80। On the basis of this information, ratio of married male non-members to married female non-members. Married male non-members upon married female non-members. This thing we are going to find out. चलो, understood the question? अच्छा, आंसर आ गया। आई विश यू वेरी गुड, नाइस। कल ही सॉल्व किया था क्या? आफ्टर द क्लास कल ही सॉल्व किया था जैसे लगा। अच्छा, ओके। सो मैरिड मेल नॉन मेंबर्स एंड मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स, ये अपन को फाइंड आउट करना है ना। सो चलो देखते हैं फिर अभी कैसे करना है सॉल्व इसको। ये कितने हैं? 50%। इसमें से ये 600 में से 50% मैरिड है, मतलब 300 आर मैरिड मेल्स। और दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स भी हमें मिलना जरूरी है। क्यों मिलना जरूरी है? क्योंकि 20% फीमेल्स है, लेकिन टोटल का 20%। व्हाट आई वांट टोटल का 20%, है ना। तो टोटल मुझे पता है क्या? नहीं। हाँ, बट मुझे इतना पता है, टोटल का 20% ऑफ टोटल इज फीमेल, तो 80% ऑफ टोटल इज व्हाट? मेल। और वो नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितने दिए हुए अपन को? 600 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए अपन को? 600 दिए हुए हैं। तो 80% ऑफ टोटल इज 600। तो कितना हो गया फिर? ये टोटल इज इक्वल टू 600 इंटू 100 अपॉन 80। 8 7 जा 8 5 जा 750। टोटल कितने हैं? 750। ओके, तो उसका 20% क्या हो गए? फीमेल्स। 20% ऑफ 750 इज व्हाट? फीमेल। तो 20% of 750 is female. So this and this will go. 2 5s are 10, 2 7s are 49. So females कितने हो गए? 150. Now 150 का 40% मैरिड है ना। So married females कितनी हो गई? 150 का 40%, 60। मैरिड फीमेल्स कितनी हो गई? 60। अब देखते हैं। अब 30 फीमेल्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। 30 फीमेल्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो कितनी फीमेल्स है मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन? 120। टोटल में से 30 आर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। इसका मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर मेंबर्स। ओके चलो ठीक है, पहले मुझे बताओ 60 अगर मैरिड है तो अनमैरिड कितनी हो गई? अनमैरिड हो गई 90।
90 अनमैरिड हो गए, है ना। और 30 आर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, तो कितने हो गए मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन? 120, है ना। 120 हो गए मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है। सो मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब मेल्स की तरफ देखते हैं जरा। 500 मेल्स आर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। 500 मेल्स आर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो उन्होंने क्या बोला है? अनमैरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉई कितने हैं? अनमैरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉई कितने हैं? 60। अगर 500 मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन है तो 100 क्या हो गए? आर नॉन मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। और उसमें से अनमैरिड कितने हैं? 60। तो मैरिड कितने हो गए? 40। ये 100 में से अनमैरिड नॉन मेंबर्स कितने हैं? 60। तो मैरिड कितने हो गए? 40। 100 में से अनमैरिड कितने हैं? 60। तो मैरिड कितने हो गए? 40। ओके, सो मैरिड नॉन मेंबर्स equal to 100 minus 60 which is 40. तो मैरिड नॉन मेंबर्स मेल वर्कर्स तो मुझे मिल गए, मैरिड नॉन मेंबर मेल वर्कर्स मुझे मिल गए। अब मुझे मैरिड नॉन मेंबर फीमेल्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 60 क्या है? मैरिड है। उन्होंने और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्या? और एक इंफॉर्मेशन चाहिए था एक्चुअली यहाँ पे। मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन कितने? 120 है ना। एंड नॉन मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन 30 है। एक मिनट, हाँ। मेल 600 हो गए, सो 300 टोटल मेंबर्स नहीं दिए क्या कुछ? अनमैरिड नॉन मेंबर्स, देन उसके बाद 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर फीमेल, 40% वर मैरिड। मैरिड 30 फीमेल वर्कर्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। मैरिड का कैसे? मैरिड का फाइंड आउट करना मुश्किल है। 40% ऑफ देम आर मैरिड ना। टोटल फीमेल में से 40% मैरिड है। मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स फाइंड आउट करना मुश्किल है। अनमैरिड नॉन मेंबर्स, अच्छा ये दिया है ना। ओहो, अनमैरिड नॉन मेंबर्स आर गिवन टू यू, है ना। अनमैरिड नॉन मेंबर्स आर गिवन टू यू। तो अनमैरिड नॉन मेंबर्स में कुछ तो मेल्स होंगे ना, कुछ मेल्स होंगे। तो अनमैरिड नॉन मेंबर्स में, अनमैरिड नॉन मेंबर्स में 60 मेल है। अनमैरिड नॉन मेंबर्स आर व्हाट? 80। उसमें से अनमैरिड नॉन मेंबर्स में से मेल कितने हैं? 60। सो 80 में से 60 गया, कितना बचा? 20। तो बचे हुए क्या है? अनमैरिड। सी क्या समझ में आया? फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी मैं। अनमैरिड नॉन मेंबर्स इज गिवन टू यू 80। उसमें से 80 में से 60 मेल है। सो अनमैरिड नॉन मेंबर मेल 80 minus 60 is what? 20। तो अनमैरिड नॉन मेंबर फीमेल कितनी हो गई?
अनमैरिड नॉन मेंबर फीमेल कितने हो गए, ये तो 60 था ना, तो ये हो गए 80 माइनस 60 20। अब नॉन मेंबर्स 30 मेल फीमेल्स ऐसी है जो मेंबर्स नहीं है, उसमें से 20 अनमैरिड है। तो मैरिड कितने हो गए फिर, मैरिड नॉन मेंबर्स कितने हो गए, मैरिड नॉन मेंबर फीमेल्स इज 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। तो ये 10 आया और ये 40 आया, तो ये 40 अपॉन 10, दिस इज द आंसर। ओके, सो 40 अपॉन 10 इज द आंसर। चलो ध्यान दो, अभी क्या क्या है देखो, लुक एट दिस। सबसे पहले हमें 20% फीमेल्स दी हुई थी, तो 20% फीमेल्स मतलब 80% मेल्स। 20% टोटल का इज फीमेल, सो 80% टोटल का विल बी मेल। ओके, तो मेल मुझे पता है कितने मेल्स है, कितने मेल्स है, 600 मेल्स आर देयर, है ना, मेल वर्कर्स 600। तो मैंने क्या किया, 80% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 600, तो टोटल कितना आया, 750 आया। अब फीमेल वर्कर्स कितने हैं, फीमेल वर्कर्स कितने हैं, 20% ऑफ 750 20% ऑफ 750 विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। कितना आया फिर ये, 150। कितना आया, 150। ओके, अब ये 150 में से 40% मैरिड है, 150 में से 40% मैरिड है, कितना आया फिर ये, 60। ओके, तो मैरिड फीमेल्स कितनी हो गई, 60, टोटल फीमेल्स कितनी हो गई, 150। तो मैरिड 60 है, तो अनमैरिड कितनी हो गई, 90। अब 30 फीमेल्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, 30 females are not members of trade union. ओके चलो आगे बढ़ते फिर मेल्स के बारे में। 500 मेल्स आर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, तो बचे हुए 100 जो है दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, करेक्ट। अब अनमैरिड नॉन मेंबर्स कितने हैं, 60%, और टोटल नॉन मेंबर्स कितने हैं मेल्स में, देखो मेल्स में अनमैरिड नॉन मेंबर्स कितने हैं, 60, एंड टोटल नॉन मेंबर्स कितने हैं, 100। तो मैरिड नॉन मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 60 विच इज 40। मैरिड मेल नॉन मेंबर्स कितने, टोटल नॉन मेंबर्स हमें पता है 100, उसमें से अनमैरिड नॉन मेंबर्स कितने हैं, 60, तो मैरिड नॉन मेंबर्स कितने हो गए, 40। न्यूमरेटर मिल गया। अब अनमैरिड नॉन मेंबर मेल, अनमैरिड नॉन मेंबर्स मेल 60, एंड टोटल अनमैरिड नॉन मेंबर्स कितने हैं, 80। टोटल अनमैरिड नॉन मेंबर्स कितने हैं, 80, तो 80 माइनस 60 विल गिव यू 20। ओके, तो अनमैरिड नॉन मेंबर मेल 80 थे, सॉरी 60 थे, तो फीमेल 80 हो गए, एंड टोटल नॉन मेंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, 30, तो उसमें से अनमैरिड 20 है, तो मैरिड कितने हो गए, 10। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग, 40/10, so which is 4:1, 4:1 is the answer। so नोट करना है, नोट कर लो फटाफट। we will move to अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
डन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब चले फिर आगे। कोई डाउट है यहाँ तक? प्लीज बताओ मुझे अगर कोई डाउट है तो। चलो पक्का इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं? तो अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो पहली बात तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या सीन है एग्जैक्टली पिक्चर में क्यों आता है ये चीज। देखो, जब भी तुम किसी से पैसे लेते हो या फिर तुम पैसे डिपॉजिट करते हो, सपोज मान के चलो मैंने किसी से पैसे लिए 50,000, ओके, और कुछ साल बाद मुझे वो पैसे लौटाने हैं, मान के चलो 3 साल बाद मुझे वो पैसे लौटाने हैं, तो मैं 50,000 लौटाऊंगी क्या? नहीं, आई विल रिटर्न 50,000 प्लस सर्टन अमाउंट, है ना, प्लस सर्टन अमाउंट। ऑलराइट, ओके। फिर उसके बाद मुझे सपोज मैंने किसी से पैसे मतलब मैंने किसी को पैसे दिए, सपोज मैंने किसी को 50,000 दिए, तो मैं और 3 साल बाद वो बंदा मुझे लौटा रहा है पैसे, 50,000 लूंगी क्या? नहीं, आई विल टेक 50,000 प्लस सम एक्स्ट्रा, है ना। सो दिस एक्स्ट्रा मनी which is returned or earned, which is written, I would say paid or earned, is interest. Is what? Interest. Okay. So extra money which is paid or earned is what? Interest. All right. Okay. So अब ये interest की वजह से टाइम वैल्यू पिक्चर में आता है। क्यों उस बंदे को मैंने 50,000 ही नहीं लौटाया, क्यों मैंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाया? क्योंकि 3 साल तक मैंने उसके पैसे यूज किए ना, 3 साल तक मैंने उसके पैसे यूज किए। हम क्यों बोलते हैं कि अभी जो 10,000 का वैल्यू है कुछ साल पहले उसी 10,000 का वैल्यू बहुत ज्यादा था, ऐसा क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो चेंजेस, है ना। 10,000 की अभी की वैल्यू और 10,000 की 3 साल पहले की वैल्यू या फिर 3 साल बाद वाली वैल्यू, दोनों में फर्क है। करेक्ट। तो क्यों अपन एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, क्यों हमें इंटरेस्ट मिलता है, क्यों हम इंटरेस्ट देते हैं, ये सभी के पिक्चर में आता क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तो ये इंटरेस्ट जो है इसको अपन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऐसा भी बोलते हैं। वी कैन कॉल दिस एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 3 कंपोनेंट से बनता है, 3 चीजों से बनता है। फर्स्ट इज योर इन्फ्लेशन रेट। ये सब नहीं है, ये एक्स्ट्रा का बता रही हूँ मैं, जस्ट लिसन टू इट, कि तुम लोगों को मे बी इंटर में जाके काम आएगा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा का बता रही हूँ मैं। इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंड करेगा रियल रेट और इन्फ्लेशन रेट में क्या डिफरेंस है, एंड रिस्क प्रीमियम। तो इन्फ्लेशन रेट क्या है? इन्फ्लेशन रेट सबको पता है किसकी वजह से आता, वो किसमें मेजर होता, वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो पता है पहले इंडिया में डब्ल्यूपीआई चलता था और अमेरिका में सीपीआई चलता था। डब्ल्यूपीआई क्या होता है और सीपीआई क्या होता है पता है किसी को? होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता?
सच में नहीं पता। ठीक है, ये चीज मैं तुम लोग को इंडेक्स नंबर में बताऊंगी। शॉर्टकट में अगर बोलना है तो WPI मतलब क्या है, होलसेल मार्केट के थ्रू अपन प्राइस इंडाइसेस डिसाइड करते हैं। और CPI क्या है कि जब अपन कंज्यूमर का इंटरफेस बनाते हैं, मतलब होलसेल मार्केट से जब कोई चीज बेची जाती है तो उस इंटरफेस पे जब अपन इन्फ्लेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो इन्फ्लेशन WPI के टर्म्स में फाइंड आउट किया जाता है। और जब अपन कंज्यूमर को कोई सामान बेचते हैं तो उस इंटरफेस पे जो भी इन्फ्लेशन रेट फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज योर CPI। तो विच इज बेटर? ऑब्वियसली CPI, बिकॉज CPI ही बताएगा, कंज्यूमर्स ही बताएंगे तुम्हें कि ये इन्फ्लेशन रेट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ज्यादा है, कम है, जो भी है वो कंज्यूमर के थ्रू ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। कंज्यूमर के थ्रू अच्छे से अपनी इकोनॉमी के बारे में पता चल सकता है, होलसेल मार्केट के थ्रू नहीं, है ना। तो इस वजह से यूएस का जो स्ट्रेटेजी है CPI का, वो हमने अभी अप्लाई किया। ओके, इसके आगे और एक रहता है इंडस्ट्रियल IP, इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स। तो वो अभी डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, जैसे अभी अभी यूएस में वो चलता है क्योंकि वहां पे अभी इंडस्ट्रीज ज्यादा है ना, तो अभी IP चलता है उधर। तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो एक फैक्टर होता है इंटरेस्ट मिलने के पीछे, या फिर एक्सपेक्टेड रेट। मैं क्या करूंगी भाई, इन्वेस्टमेंट जब भी मैं करूंगी किसी चीज में तो मैं क्या सोचूंगी कि अरे एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट जितना है उतना तो भी मुझे रिटर्न मिले, है ना, एटलीस्ट उतना तो भी रिटर्न मिले। तो रियल रेट कितना होता है, मान के चलो इन्फ्लेशन रेट इज 2%, मैं कुछ भी वैल्यू ले रही हूँ, एंड रियल रेट इज 8%, आई मीन मुझे जो इंटरेस्ट मिला है दैट इज 8%। तो एक्चुअली मुझे कितना रिटर्न मिला, 8% माइनस 2% विच इज 6%। दिस इज रियल रेट ऑफ रिटर्न। सो रियल रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट, रियल रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट, द रेट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट इज व्हाट, रियल रेट। ठीक है, तो और रिस्क प्रीमियम क्या होता है, इट इज द कंपेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क। मतलब मान के चलो अभी इतना रिटर्न जो है ना, इतना रिटर्न मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड से भी मिल जाएगा, FD से भी मे बी मिल जाएगा, मे बी, आई एम सेइंग, ओके, नॉट नेसेसरी। तो ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न लाना आसान है एंड ये रिस्क नहीं रहता इसमें, है ना। सो दिस इज व्हाट रिस्क फ्री रिटर्न। बट जब अपन यहां पे आते हैं, whenever we take risk, it is what, stocks, maybe mutual funds। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रिटर्न भी तो मिलता है ना, मतलब यहाँ पे 8% मिलता था तो यहाँ पे 10% मिलने के भी चांसेस है, यहाँ पे दुगना और 20% रिटर्न मिलने के भी चांसेस है, करेक्ट। तो ये एक्स्ट्रा रिटर्न जो है ये अपन को क्यों मिल रहा है, बिकॉज अपन रिस्क ले रहे हैं। तो दैट एक्स्ट्रा रिटर्न इज व्हाट, कंपेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क, है ना। दैट एक्स्ट्रा रिटर्न इज व्हाट, कंपेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क। ऑल राइट। तो सपोज कोई ए पर्सन है जिसने बोला कि भाई मैंने FD में, सॉरी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, मुझे 8% का रिटर्न आया। और कोई पर्सन बी है जिसने बोला कि मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, उतनी ड्यूरेशन में मुझे 20% का रिटर्न आया। तो पहला वाला बंदा बोला भाई तेरा तो अच्छा है, 20% रिटर्न निकाला तूने। लेकिन वो बंदा क्या बोलेगा, अरे मैंने रिस्क भी तो लिया, है ना, मैंने रिस्क भी तो लिया, रिस्क लेना भी तो जरूरी है, मैंने तुझे भी बताया था स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर, तूने नहीं किया, तूने रिस्क नहीं लिया। तो मैंने जो रिस्क लिया उसी का मुझे एक्स्ट्रा 12% मिल रहा है, उसी का मुझे एक्स्ट्रा 12% मिल रहा है ना। सो दैट 12% इज व्हाट एक्चुअली कंपेंसेशन फॉर टेकिंग द रिस्क। ओके, सो इन सबको मिला के जो है वो अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड होता है, या फिर अपना इंटरेस्ट डिसाइड होता है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं। जब भी तुम इंटरेस्ट की बात करोगे तो अपन क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया एटलीस्ट मुझे इन्फ्लेशन जितना तो भी इंटरेस्ट मिले, सो दैट आने वाले 2 साल में जितना इन्फ्लेशन होगा उतना तो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे मिल जाए। थोड़ा आगे जाके हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन इतना है
मुझे थोड़ा 1-2% और मिल जाए। इन्फ्लेशन के साथ साथ, इन्फ्लेशन तो कवर हो ही रहा है, उसके साथ और 1-2% मुझे और मिल जाए। उसके आगे जाके हम क्या सोचेंगे, चलो ठीक है, रियल रेट मतलब आ गया मुझे ये रिटर्न आ गया 8% का, बट और भी तो मिल सकता है, और भी तो रिटर्न मिल सकता है, और भी पैसा कमा सकता है। तो वो क्या हो गया तुम्हारा रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इंटरेस्ट ये सब फैक्टर्स से मिलता है, फैक्टर्स नहीं बोलूंगी मैं, बट ये सब वेज है, ये सब वेज है इंटरेस्ट लाने के। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अप टू दैट इन विच स्ट्रीम यू हैव टू गो। ठीक है, सो ये सब फैक्टर्स की वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो चेंज होता रहता है। 50,000 invested now is different than 50,000 invested 3 years before and 50,000 invested 3 years later. ओके, ये तीनों चीजों में डिफरेंस है। 50,000 का 3 साल पहले का वैल्यू एंड 3 साल बाद वाला वैल्यू कंप्लीटली डिफरेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो बस अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा का बता रही हूँ मैं, ज्यादा कुछ नहीं है। Suppose a person expect rate of return at least equal to inflation rate, मतलब उसने रिस्क कम लिया, है ना। रिस्क क्या लिया उसने, कम लिया। ओके, तो रिस्क कम लिया उसने, बट उसका रिटर्न जो है इट इज अश्योर्ड, है ना। इसकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिटर्न अश्योर्ड है। रिस्क ज्यादा लिया, रिटर्न not assured, but what it would be, person will expect what, reward for the risk, and this reward is what, risk premium. This reward is what, risk premium. समझ में आ रही बात? यस, पक्का? ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अगर रिस्क ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम क्या सोचेंगे कि अरे भैया नहीं इन्वेस्ट करेंगे ना। एक कॉमन कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, रिस्क ज्यादा है तो नहीं सोचेंगे अपन कि हाँ चलो अपन इन्वेस्ट करें। तो रिस्क जब ज्यादा होता है तो प्राइस गोज डाउन, सीधी सी बात है। रिस्क जब कम होता है तो बहुत सारे लोग पैसा डालेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक में। रिस्क जब कम होता है तो उसमें बहुत, जैसे एचयूएल का स्टॉक है, कंफर्म रिटर्न है, रिस्क कम है उसमें, अपन क्या सोचेंगे, पैसा डालते हैं उसमें, और क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये सब सिचुएशंस जो है, पूरा स्टॉक मार्केट के प्राइस का जो खेल है वो सब किस पे चलता है, रिस्क पे चलता है। समझ में आई बात? ओके, स्कैम सीरीज तो सबने देखी होगी ना यार, देखी है ना सबने स्कैम सीरीज? कितने लोगों ने देखी है स्कैम सीरीज? बस शशांक ने देखी है स्कैम सीरीज, सूरज ने देखी है, और ओए फुल नहीं देखी तूने पलक? छोड़ी कैसे तूने आधी? पहले मैंने, पहले तो ये बता रही हूँ, ये बता तू मुझे, छोड़ी कैसे तूने आधी? हाँ, आधी देखने का मन नहीं किया क्या? अरे कितना तो अच्छा है। केजल ने तो नहीं देखी होगी, केजल नहीं देखी ना, केजल और आयुषा दोनों ने नहीं देखी होगी गारंटी से। सही है, सही बोल रहे हो ना मैं? केजल और आयुषा दोनों ने नहीं देखी है। संतोष ने भी नहीं देखी? ओहो संतोष, गारंटी इसलिए क्योंकि ना तू इतने इतने छोटे छोटे एग्जाम का ही इतना टेंशन लेती है, तो तू सीरीज वीरीज कहाँ देखेगी आयुषा? पर सच्चे बोलो, नहीं देखी ना तुम दोनों ने भी?
नहीं देखी ना केजल और आयुषा दोनों ने? हाँ देखो, सही निकली ना मेरी गारंटी। देखो परा, जरूर देखो, इट्स गुड वन। चलो सो आगे बढ़े फिर। अब देखो, रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अपन रिस्क प्रीमियम बेसिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, रिस्क प्रीमियम जो है वो एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिकॉज वो वेरिएबल फैक्टर है। रिस्क प्रीमियम वेरीज इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। मतलब मुझे लग सकता है कि HUL में इन्वेस्ट करना अच्छा है, संतोष बोलेगा मैम नहीं अच्छा HUL में इन्वेस्ट करना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बोलूंगी अरे संतोष भाई अच्छा स्टॉक है, FMCG का स्टॉक है, FMCG मतलब ये अच्छा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कभी बंद नहीं पड़ेगा, है ना, फूड और बाकी सब बेसिक चीजें लोग तो लेते रहेंगे। संतोष बोला मैम नहीं, मुझे नहीं लगता। ओके, तो मतलब क्या है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जो रिस्क प्रीमियम है वो क्या होगा, वेरी होगा। उसके बाद रिस्क प्रीमियम जो है दैट वेरीज इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। मतलब सपोज मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ HUL में और आरती इंडस्ट्रीज में, ओके, या फिर रिलायंस में, HUL में एंड रिलायंस में। मुझे क्या लग रहा है, अरे HUL में मैं ज्यादा ये नंबर ऑफ शेयर्स डालूंगी, रिलायंस में थोड़े कम डालती हूँ, क्योंकि रिलायंस अभी थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है, रिलायंस अभी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। जब अपना लॉकडाउन था तब रिलायंस ने तो बहुत बूम मारा था, तब मुझे रिलायंस अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे रिलायंस अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं रिलायंस में 8 या 800 शेयर्स डालूंगी और HUL में 1000 शेयर्स डालूंगी। क्या हो गया, मैंने रिलायंस में रिस्क लेना अच्छा नहीं समझा, लेकिन मैंने HUL में रिस्क लेना अच्छा समझा। मैं मेरे पैसे स्टॉक्स में लगा रही हूँ, मतलब मैं रिस्क ले रही हूँ। मैंने रिलायंस में रिस्क लेना अच्छा नहीं समझा, मैंने HUL में रिस्क लेना अच्छा समझा। तो मेरा रिस्क प्रीमियम जो है दैट इज वैरिड फ्रॉम व्हाट, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। सही है ना, रिलायंस के लिए मैंने रिस्क लेना सही नहीं समझा, HUL के लिए मैंने रिस्क लेना सही समझा। ये एक्स्ट्रा का बता रही हूँ मैं, ठीक है, दैट विल बी हेल्पफुल इन इंटर। इंटर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बहुत खतरनाक क्वेश्चंस तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, एंड नॉट ओनली इंटर, फाइनल्स तक ये चैप्टर है, फाइनल्स तक ये चैप्टर तुम लोगों को, ठीक है। सो रिस्क प्रीमियम जनरली नहीं कैलकुलेट करना पड़ता हमें, वो रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट, ये सब देते हैं एग्जाम में, ठीक है। इट वुड बी गिवन इन परसेंटेज जनरली, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीजें जो है वो एग्जाम में दी हुई रहती है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सो यस, अपन समझते हैं कैश फ्लोज। चलो, अभी क्या होता है ना, जैसे मैंने अभी बोला, क्या बोला, अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, 3 साल बाद मतलब 2024 में, 3 साल पहले मतलब 2018 में, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 50,000, डिफरेंस है ना। तीनों टाइम इंस्टेंट्स पे इस पर्टिकुलर अमाउंट का वैल्यू डिफरेंट है। बोलने के लिए 50,000 तो है, लेकिन मान के चलो यहाँ पे 50,000 में मैं घर खर्चा चला सकती थी, 2021 में 50,000 में मैं पूरा का पूरा मंथ का घर खर्चा चला सकती हूँ। 3 साल पहले 50,000 40,000 में ही मेरा घर खर्चा चलता था और 10,000 मेरे सेव होते थे।
एंड 2024 में मुझे 40,000 ही नहीं कम पड़ रहे, मुझे 50,000 कम पड़ रहे, मुझे और एक्स्ट्रा के 10-12 हजार चाहिए। क्या हो गया ये? पैसों का वैल्यू टाइम के साथ कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया? पीछे जाओगे तो ज्यादा है 50,000 का वैल्यू, आगे आओगे तो 50,000 का वैल्यू कम है। ठीक है, तो whenever we need to compare what cash flows at different time instances, जब भी हमें डिफरेंट अमाउंट या फिर सेम अमाउंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंस पे कंपेयर करनी होती है, तो अपन वो कैसे करेंगे ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, तुम इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें सीखोगे। जैसे कि सपोज मान के चलो कोई बंदा है जो तुम लोगों को रेंट पे कोई मशीन ऑफर कर रहा है, उसने तुम्हारे पास दो ऑफर्स दिए कि भैया ये चीज तू रेंट पे ले ले या फिर अभी इतना पैसा मुझे दे दे और तेरे पास ये मशीन रख दे। ठीक है, दूसरा केस ऐसे हो सकता है, सपोज मान के चलो तुम वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, एक दुकान में गए, उस बंदे ने तुम्हें बताया कि आप इतना इतना इंस्टॉलमेंट भरो और क्लियर कर दो अमाउंट। दूसरे दुकान में गए, तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट बोला, तुम क्या सोचोगे, अरे नहीं यहाँ पे तो भैया इंस्टॉलमेंट्स में मुझे कम अमाउंट पड़ रहा है, और वहां पे मुझे वो ज्यादा बोल रहा है, यहाँ पे 40,000 का मैं 40,000 का अमाउंट क्लियर कर रहा हूँ इतने इतने इंस्टॉलमेंट्स में, 42,000 का अमाउंट क्लियर कर रहा हूँ इतने इतने इंस्टॉलमेंट्स में, और वहां पे मुझे वो मशीन 41,000 में ही दे रहा है। तो जनरली अपन यहीं पे फंस जाते हैं, वो 41,000 सही है या ये 42,000 सही है। हमें जनरली लगता है कि अरे 42,000 जा रहे हैं मेरे यहाँ पे, इससे अच्छा मैं अभी 41,000 दे दूं। गलत बात है। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन जो है वो इस चैप्टर में सीखेंगे अभी कैसे क्या करना है। ओके, चलो, तो एक चीज हमेशा याद रखो, व्हेनेवर वी गो प्रीवियस टू नेक्स्ट, इट इज द केस ऑफ कंपाउंडिंग। अब ये कंपाउंडिंग क्या है बताऊंगी मैं थोड़ी देर बाद। सपोज 2011, 2010, 2011, 2012 एंड 2013, यहां से और यहां से पूरा अमाउंट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, पूरा अमाउंट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है 2013 पे। क्या किया मैंने, 2012 की जो अमाउंट है उसको मैंने 2013 के हिसाब से कैलकुलेट किया। मान के चलो यहाँ पे 10,000 है, इस 10,000 का 2013 में कितना वैल्यू है, यहाँ पे भी मैं 10,000 का इंस्टॉलमेंट भर रही हूँ, इस 10,000 का 2013 में कितना वैल्यू है, यहाँ पे भी मैं 10,000 का अमाउंट भर रही हूँ, इस 10,000 का 2013 के हिसाब से कितना वैल्यू है। नेक्स्ट, सॉरी, प्रीवियस टू नेक्स्ट, प्रीवियस टू नेक्स्ट, प्रीवियस टू नेक्स्ट, ये क्या हो गया, कंपाउंडिंग। दिस इज व्हाट, कंपाउंडिंग। अब नेक्स्ट टू प्रीवियस, नेक्स्ट टू प्रीवियस, जैसे कि 2010, 2011, 2012, 2013। अरे क्या हो गया, अभी सपोज मान के चलो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग all these 10,000 which would be paid in future years। मान के चलिए 2021 है, ये 2022 है, ये 2023 है, ये 2024 है, आगे जाके मैं 10,000 पे करने वाली हूँ एवरी ईयर। मैं क्या करूंगी, ये सारे 10,000 अमाउंट्स का इस जगह पे वैल्यू निकालूंगी 2021 में, इसका 2021 में वैल्यू कितना है, इसका 2021 में वैल्यू कितना है, इसका 2021 में वैल्यू कितना है, सो दैट मुझे पता चलेगा 2021 के हिसाब से मेरे कितने पैसे जाने वाले हैं आने वाले 3 साल में। 2021 के हिसाब से मेरे कितने पैसे जाने वाले हैं आने वाले 3 साल में। तो जब अपन नेक्स्ट टू प्रीवियस बोलते हैं तब इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग।
इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। ये क्या हो गया? कंपाउंडिंग। ये क्या हो गया? डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है अभी जरूरी नहीं है, इंटर में जरूरी है। तुम आगे जाके इंटर में तुम इन्हीं टर्म्स में बोलोगे, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। ठीक है, तुम प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ये सब देखोगे, लेकिन तुम लोग जो वर्ड्स यूज करेंगे आगे जाके वो क्या होगा? कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। ये चीजें तुम लोग यूज करोगे आगे जाके, बहुत कॉमनली यूज होती है। अभी तो तुम्हें, अभी तो नहीं है ये सब, ये वर्ड्स नहीं है अभी, अभी कुछ और वर्ड्स में है तुम्हारे टर्म्स, बट ये जो है कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, ये आगे जाके बहुत कॉमनली यूज होंगे। तो इसलिए मैं अभी से थोड़ा सा उसका फ्लेवर दे रही हूँ तुम लोगों को, और कुछ नहीं। ठीक है, तो दो तरीके के कैश फ्लोज होते हैं। ये क्या है बेसिकली? कैश फ्लो ही है ना, कैश फ्लो फ्रॉम नेक्स्ट टू प्रीवियस, नेक्स्ट टू प्रीवियस, नेक्स्ट टू प्रीवियस, कैश फ्लो फ्रॉम प्रीवियस टू नेक्स्ट, प्रीवियस टू नेक्स्ट एंड प्रीवियस टू नेक्स्ट, दिस इज कैश फ्लो। ओके, अब कैश फ्लोज अपने पास अलग अलग है। एक होता है सिंगल कैश फ्लो, और एक होता है सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। ओके, मतलब मोर देन वन। एक होता है सिंगल कैश फ्लो, मतलब एक ही बार अपन ने अमाउंट डिपॉजिट किया। ओके, सिंगल कैश फ्लो में हमारे पास दो चीजें होती है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। सिंगल कैश फ्लो मतलब एक ही बार डिपॉजिट किया, अमाउंट इज इन्वेस्टेड, डिपॉजिटेड, बोरोड ओनली वंस। लोन लिया, एक ही बार लिया, एक ही बार अमाउंट डिपॉजिट किया। सपोज मैंने जाके बैंक में 50,000 डिपॉजिट किया और सीधा 3 साल बाद देखा उसको, सिंगल कैश फ्लो। सपोज मैंने बैंक से 10,000 का, आई मीन 50,000 का अमाउंट लिया, एक ही बार लिया, बार बार नहीं लिया, सिंगल कैश फ्लो। ओके, सो एक ही बार अमाउंट लेना या फिर एक ही बार अमाउंट डिपॉजिट करना, दैट इज सिंगल कैश फ्लो। सीधा कुछ टाइम के बाद उसको खोल के देखो, दैट इज सिंगल कैश फ्लो। लेकिन तुम मंथली कुछ अमाउंट बैंक में डाल रहे हो, अभी 10,000 डाले, अगले मंथ 10,000, उसके बाद 10,000, 10,000, 10,000, ऐसे अपन ने 3 साल तक किया। ये क्या हो गया? सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। समझ में आ रही बात? एक ही बार मैंने 50,000 बैंक में जाके डाले, क्या हो गया? वो सिंगल कैश फ्लो। लेकिन अगले 5-6 महीनों तक मैंने 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 बैंक में डाले, क्या हो गया? सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, ये तो डिफरेंस है। तो अपन सिंगल कैश फ्लो जब बात करेंगे तब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है ब्रिंगिंग फ्यूचर टू प्रेजेंट। मतलब तुम्हें किसी ने बोला कि भैया तुझे 3 साल बाद 50,000 दूंगा। तुम क्या सोचोगे? ये बंदा मुझे 3 साल बाद 50,000 देगा, इसका अभी का वैल्यू क्या है? इस 50,000 का अभी का वैल्यू क्या है? दिस इज ब्रिंगिंग फ्यूचर टू प्रेजेंट। दिस इज ब्रिंगिंग फ्यूचर टू प्रेजेंट। समझ में आई बात? क्या बोला उसने तुम्हें? 3 साल बाद 50,000 दूंगा। तुम क्या करोगे? इस 50,000 का अभी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। सही बात है? तो तुमने उसे अभी 50,000 दिए और तो वो तुम लोगों को बोल रहा है मैं तुझे 3 साल बाद भी 50,000 दूंगा। तुम बोलोगे पागल है क्या? 50,000 का अभी का वैल्यू तो इतना इतना आ रहा है, तू मुझे 3 साल बाद 50,000 कैसे देगा? फिर से तुझे ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, है ना? तो 50,000 का अभी का वैल्यू, दैट इज ब्रिंगिंग फ्यूचर टू प्रेजेंट। ओके, एंड ब्रिंगिंग फ्यूचर टू प्रेजेंट मतलब प्रीवियस, सॉरी, नेक्स्ट टू प्रीवियस। दिस इज नेक्स्ट, दिस इज प्रीवियस। हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट टू प्रीवियस। नेक्स्ट टू प्रीवियस क्या होता है? डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट टू प्रीवियस क्या होता है? डिस्काउंटिंग। यस, केजल कुछ डाउट अभी तक? केजल, डाउट पूछे नहीं तूने अभी तक? समझ में आया क्या बोला मैंने?
केजली नहीं, सब लोग बताओ यार, बाकी लोग भी बताओ, कुछ डाउट है अभी तक? यस, पक्का? फ्यूचर वैल्यू, ब्रिंगिंग प्रेजेंट टू फ्यूचर, मतलब अभी 50,000 दिए तुम लोगों को किसी ने, और मान के चलो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तुमने बैंक में अभी 50,000 रखे, 3 साल बाद उसका जो भी अमाउंट होगा विथ सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। तो हमने क्या किया, इस 50,000 का 3 साल बाद वाला वैल्यू देखा, सो दिस इज व्हाट? फ्यूचर वैल्यू। सो दिस इज व्हाट? प्रीवियस टू नेक्स्ट। 50,000 का 3 साल बाद वाला वैल्यू मैंने निकाला, बैंक में इतना इतना वैल्यू है उसका, दिस इज प्रीवियस टू नेक्स्ट, सो इसको अपन बोलेंगे कंपाउंडिंग। इसको अपन क्या बोलेंगे? कंपाउंडिंग। ऑलराइट, समझ में आ रही बात? यस, इस 50,000 को 3 साल बाद लेके जाना इज व्हाट योर प्रीवियस टू नेक्स्ट, दिस इज व्हाट? कंपाउंडिंग। और सिंपल वर्ड्स में अगर प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का अगर तुम्हें मीनिंग चाहिए तो आई वुड से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स मनी, okay, and future value is what? Future value of present money. सिंपल, ओके। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, फ्यूचर वैल्यू कहाँ पे यूज करना है, प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे यूज करना है। तुम्हें ये सुनने में जितना इजी लग रहा है ना, उतना इजी नहीं है। जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सिंगल कैश फ्लो। तो सिंगल कैश फ्लो में अपन देखने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। सीरीज ऑफ कैश फ्लो मतलब, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया मैंने? 50,000 एक बार के बैंक में रख दिए, और सीरीज ऑफ कैश फ्लो मतलब 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, ऐसे मैंने हर साल 10,000 10,000 10,000 रख दिए। तो ये हो गया सीरीज ऑफ कैश फ्लो। एक बार के 50,000 रखना सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। तो सीरीज ऑफ कैश फ्लो में दो टाइप्स है अपने पास, एक है एन्युटी और एक होता है परपेचुइटी। दोनों अपन को है सिलेबस में, सब कुछ है अपन को सिलेबस में, ये अभी फिलहाल इस साल। इंटर में और फाउंडेशन में, फाइनल्स में जाओगे ना तो डिफिकल्टी लेवल बस बढ़ता है, डिफिकल्टी लेवल बस थोड़ा सा ज्यादा है, ओके। फाइनल्स में और इसमें जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का बस डिफरेंस है, ओके। तो एन्युटी का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एन्युटी इज सेम टाइम गैप, सेम अमाउंट एंड डेफिनेट इंटरवल। मतलब क्या है इंटरवल? मतलब क्या है, देखो, हाँ, 2011 2012 2013 2014, 10,000 मैंने यहाँ पे रखे, 10,000 यहाँ पे रखे, 10,000 यहाँ पे रखे, 10,000 यहाँ पे रख दिए। अमाउंट कितना है? 10,000 10,000 10,000, हर जगह पे 10,000 10,000 10,000 10,000, ओके। और टाइम गैप्स कितने हैं? 1 साल 1 साल 1 साल, 1 ईयर 1 ईयर एंड 1 ईयर, है ना। सो टाइम गैप इज 1 ईयर एंड अमाउंट इज ऑल्सो सेम। मैंने ऐसा नहीं किया यहाँ पे 10,000 रखे और यहाँ पे 12,000 रखे, नो, यहाँ पे भी 10,000 ही डिपॉजिट किया मैंने। हमने ऐसा नहीं किया 2011 में 10,000 डिपॉजिट किए और 2013 में सीधा 10,000 डिपॉजिट किए, नहीं,
यहाँ पे 2 साल का गैप हो गया, यहाँ पे 1 साल का गैप हो गया। वी आर नॉट डूइंग लाइक दिस। यहाँ पे 10,000 रख दिए, मतलब हर एक डिपॉजिट जो हो रहा है वो 1-1 साल के गैप से हो रहा है ना? एंड अमाउंट इज सेम। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेट इंटरवल? डेफिनेट इंटरवल मीन्स 2014 तक ही डिपॉजिट करना है, मतलब 4 साल हमें क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो ये 4 साल जो है वो फिक्स है ना, दिस इज फिक्स्ड इंटरवल। सो टाइम गैप भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, और इंटरवल भी फिक्स्ड है। इट इज नॉट चेंजिंग और इट इज नॉट indefinite. Okay, so this same time gap, same amount, indefinite interval will give you this part. Okay, now इसमें क्या है, परपेचुइटी में क्या होता है, परपेचुइटी भी एन्युटी का ही टाइप है, बट यहाँ पे अपन को ये जो पार्ट है ना, डेफिनेट इंटरवल, ये हमें पता नहीं रहता है। मतलब कितने सालों तक पे करना है, कितने सालों तक अपन डिपॉजिट कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता रहता। इट इज इंडेफिनेट। जैसे कि मान के चलो स्कॉलरशिप मिल रही है किसी को, कुछ एग्जाम के बाद उसने जो गवर्नमेंट ने बोला, या फिर कोई ट्रस्ट है, किसी ट्रस्टी ने बोला कि अगर इतने इतने परसेंटेज मिले 12th में, तो तुम्हें आने वाले हर साल में तुम्हें कुछ तो 1,500 रुपए मिला करेंगे। आने वाले एवरी ईयर यू विल गेट 1,500 कहां तक नहीं पता। ओके, सो यहाँ पे अमाउंट तो फिक्स है, सॉरी इंटरवल, हाँ अमाउंट सेम है, इंटरवल भी सेम है, 1 ईयर 1 ईयर, बट कहां तक वो पता है क्या, नहीं। सो इन दिस केस indefinite interval is there and इसको अपन बोलते हैं perpetuity. So यहां तक किसी को डाउट है, प्लीज गो थ्रू द कंप्लीट कंटेंट एंड टेल मी whether you have any doubt or not. एक बार देख लो सब कुछ, आज सुबह से जो भी पढ़ा अपन ने एक बार देख लो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। यस, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? ये सब कुछ हमें कवर करना है इस पर्टिकुलर लेसन में। जो भी ये जो भी मैंने चार्ट बनाया ना, ये पूरा चार्ट जो है अपन कवर करने वाले इस पर्टिकुलर लेसन में। ठीक है, तो चले फिर आगे इस पे फोकस करते हैं। पहले सिंगल कैश फ्लो, पहले अपन सिंगल कैश फ्लो पे फोकस करते हैं। जब पूरा जो अपना टॉपिक मिक्स होता है ना, तो स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं सिंगल कैश फ्लो एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लो। दे जस्ट लुक एट द फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, दे डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन सिंगल कैश फ्लो एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, तो वैसे नहीं करना है जस्ट बिकॉज फ्यूचर वैल्यू इज आस्क्ड और प्रेजेंट वैल्यू इज आस्क्ड। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें सीरीज ऑफ कैश फ्लो यूज करना है। देखना है वो अमाउंट एक ही बार डिपॉजिट हो रहा है या फिर वो अमाउंट बार बार डिपॉजिट हो रहा है। दैट इज द मेजर मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट्स। हाँ, बस फ्यूचर वैल्यू दिख गया मतलब चलो डन, सीरीज ऑफ कैश फ्लो लगाएंगे, एन्युटी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, गलत है। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है हमें। चलो चलो फ्यूचर वैल्यू ऑफ, पहले अपन देख रहे हैं सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फोकसिंग ऑन सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो में सबसे पहले अपन देखते हैं फ्यूचर वैल्यू। ओके, लेट्स लुक एट द फ्यूचर वैल्यू। तो मान के चलो 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021। ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाउंट तुम लोगों ने डिपॉजिट किया। ठीक है,
और रेट ऑफ उस अमाउंट का तुम लोगों को फाइंड आउट करना है 2021 में क्या वैल्यू बनेगा। एक ही बार डिपॉजिट किया, एक ही बार इन्वेस्ट किया, एक ही बार डिपॉजिट किया, जो भी है एक ही बार हुआ है, सिंगल कैश फ्लो, बार बार नहीं कर रहे अपन वो चीज, एक ही बार डिपॉजिट किया और इसका 2021 में कितना वैल्यू होगा। नेक्स्ट, सॉरी, प्रीवियस टू नेक्स्ट, दिस इज व्हाट फ्यूचर वैल्यू एंड दिस इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू। जरूरी नहीं है कि 2021 ही प्रेजेंट है, तुम उस 2021 को किसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो। 2021 को तुम 17 के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, तुम 17 का वैल्यू 2021 में कैलकुलेट कर रहे हो, तो 2021 हो गया फ्यूचर एंड 2017 हो गया प्रेजेंट। अगर तुम इसका 2023 में देख रहे हो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा फिर, ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट और ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर। ठीक है, तो इसको किसके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब यहाँ पे जो भी अमाउंट है, ए अमाउंट है मान के चलो, या फिर पी अमाउंट है, जो भी है उसका 2023 में क्या वैल्यू होगा, तो 2023 हो गया फ्यूचर, 2021 हो गया प्रेजेंट। तो जरूरी नहीं है प्रेजेंट मतलब अभी का, इट इज रिलेटेड टू दी ईयर which you are taking into consideration। 2021 को अगर 2017 के रिस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं तो 2017 प्रेजेंट वैल्यू होगा, 2021 फ्यूचर वैल्यू होगा। ठीक है, एनी डाउट। सो बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। सपोज मान के चलो यहाँ पे ए अमाउंट इन्वेस्ट किया था, सॉरी पी अमाउंट इन्वेस्ट किया था, आर वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन वॉज द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे ए अमाउंट मिल गया, तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू एन। एंड ये जो है इस फैक्टर को अपन बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। ये क्या हो गया, कंपाउंडिंग फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू समझ में आया। 2017 में जो भी अमाउंट था उसका 2021 में क्या वैल्यू हो जाएगा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है यहाँ पे कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर these many years, what would be the amount of this principal in 2021? So this amount, this accumulated amount is called as what, future value for single cash flow, future value for single cash flow। ऑल राइट, इसको थोड़ा डिटेल में देखने वाले अपन। ओके, तो अभी बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि सिंगल कैश फ्लो में होता क्या है। सिंगल कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और कुछ नहीं, एवरीथिंग इज सेम। बस इस ए को रिप्लेस किया जाता है फ्यूचर वैल्यू से, पी को रिप्लेस किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू से, 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू एन, डन। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन डिराइव करने वाले हैं अगले क्लास में, अभी बस थोड़ा सा ये कंटेंट समझ लो कि क्या क्या है। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर वैल्यू। अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू के केस में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। मान के चलो ये ए है, ये पी है, इसका मुझे यहाँ पे अमाउंट देखना है, इसका यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाता है, इस चीज का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट, 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू एन अपॉन फ्यूचर वैल्यू, दैट्स ऑल। सॉरी उल्टा किया मैंने, इसको ऊपर लेना चाहिए था, अपॉन 1 plus r by 100 raised to n. This is your present value for single cash flow। present value का मीनिंग समझ में आया ना, value of money in present, value of futures money in present। 2021 का जो अमाउंट है उसका 2017 में क्या वैल्यू होगा, that is what your present value। so present value is what, this upon future value upon 1 plus r by 100 raised to n। ठीक है, ओके। सो ये है तुम्हारा सिंगल कैश फ्लो, समझ में आ रही बात। यस, सो सिंगल कैश फ्लो में ज्यादा कुछ नहीं है, अपन सिर्फ क्या करते हैं, अपन सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को ही घुमाते हैं। ठीक है,
तो कुछ कैलकुलेटर की ट्रिक्स है जो मैं तुम लोग को बताऊंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एंड दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो अगर फेस टू फेस रहोगे ना तो कैलकुलेटर की टेक्निक ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर फेस टू फेस नहीं रहोगे तो मतलब मुझे बस थोड़ा सा बताना पड़ेगा फिर, मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो उतने स्टेप्स तुम फॉलो कर रहे हो देख लेना, ठीक है। सो ठीक है, सो इंटरेस्ट यहाँ पे अपन कंपाउंड, जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है हर पिक्चर में। सिंपल इंटरेस्ट इज यूज्ड फॉर डेरिवेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना ही है उसका, और कुछ नहीं है। कैसे डेरिवेशन के लिए यूज होता है वो मैं कल बताऊंगी। यहाँ बोलो संतोष। नहीं मैं ऑफलाइन नहीं, कल हूँ ना ऑफलाइन, कल फेस टू फेस होगा अपना क्लास, कल फेस टू फेस लेने वाली हूँ। यस, कल फेस टू फेस होगा। ठीक है, तो अभी मैं रुक रही हूँ। ये जो है ना अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कल उसी से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो सिंगल कैश फ्लो का बताया था मैंने, अभी कल से एक्चुअल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, स्टॉप हियर।